नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने देखा कि अभी जो 2024 में आपके लोकसभा चुनाव होना है उसके लिए विपक्षी गठबंधन हुआ है और उस अलायंस को गठबंधन को नाम दिया गया है इंडिया। तो हमारे प्रधानमंत्री साहब उस पर आप देखते हैं कि क्या हमलावर है और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ये किसने कहा है? प्रधानमंत्री साहब ने। पीएम ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर बोला है हमला। भाजपा संसदीय दल की बैठक में बोले ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा। देश दुनिया जानती है कि 2024 में भी आ रही भाजपा। और एक बात बता दूं, इंडिया का यहां मतलब क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये आप लोग याद रखिए। और लोकसभा की बात करें तो आप देखते हैं कि 543 सीटें आपको लोकसभा में देखने को मिलती हैं और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपका वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो आप देखते हैं कि इसकी स्थापना सन 1600 में हुई थी और 1874 में से भंग कर दिया गया था। और वहीं अगर हम लोग देखिए इंडियन मुजाहिदीन की बात करें तो आप देखिए इसकी एक आतंकी संगठन है, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। अधीर रंजन ने कहा कि सुबह 10 बजे स्पीकर को दिया जाएगा नोटिस। सरकार बोली प्रस्ताव लाए तो अगले चुनाव में राजद को मिलेगी 350 सीटें। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है कि हमें इस सरकार में भरोसा नहीं रहा है और आप देखेंगे कि क्या है, भरोसा नहीं रहा है और इसके पास बहुमत नहीं रहा है। ठीक है, तो उसी को आप लोग क्या कहते हैं? अविश्वास। संसदीय प्रक्रिया में अविश्वास प्रस्ताव या फिर विश्वास मत विकल्प रूप से अविश्वास मत अथवा निंदा निंदा प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है और जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने या फिर कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है, या फिर दुर्लभ उदाहरण के रूप में यह तत्कालीन समर्थकों द्वारा पेश किया जाता है। और अगर आप देखते हैं कि जो प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो ये क्या होता है, तो आप देखते हैं कि ऐसा मान लिया जाता है कि सरकार के पास विश्वास नहीं है, सरकार के पास बहुमत नहीं है। ठीक है, और संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 75 में कहा गया है। आर्टिकल 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लोकसभा के कानूनी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव की बड़ी अहमियत है। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1), 198(5) तक इसका उल्लेख किया गया है और ये प्रस्ताव केवल एक लाइन का है जिसमें यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है, कहा जाता है। चलिए, अभी तो आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास भारी बहुमत है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में इसे लाया जा रहा है विपक्षी के द्वारा। एआईसीसी को भेजे गए पैसों का हिसाब है लाल डायरी में, गुड़ा कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान में जो आप देखते हैं कि एक मंत्री ने आलोचना की, राजस्थान में उन्होंने कहा कि अपने गलेबान में झांकना चाहिए, राजस्थान में भी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसे हटा दिया गया था ना अशोक गहलोत की कैबिनेट मंत्री से। तो वही आप देखते हैं कि कोई आरोप लगा रहा है। महीने भर के कयासों के बाद चीन के विदेश मंत्री छिन कांग बर्खास्त हुए हैं। ये आप देखिए, चीन ने महीने भर के कयासों के बाद मंगलवार को विदेश मंत्री छिन कांग को बर्खास्त कर दिया है और वांग ई को फिर से इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। चीन की रबर स्टैम्प विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी में विदेश मंत्री छिन कांग को हटाने का पर मुहर लगाई है और छिन कांग एक महीने से दिखाई नहीं दे रहे थे। चाइना की बात करें तो आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की हमारी सीमा लगती है। हिंडन के उपनाने से सैकड़ों कारें जलमग्न। आप देखिए, नियमों को ताक पर रख डूबे क्षेत्र में कृषि के लिए अधिसूचित जमीन पर अतिक्रमण कर बनी है अवैध पार्किंग। 2005 के बाद करीब 18 वर्षों में पहली बार डूबे हैं क्षेत्र में हुआ जल बहाव। गाड़ी की किस्त का भुगतान नहीं करने वाली खराब गाड़ियों भी डंप यार्ड में मौजूद हैं, देख लीजिए।
हिंडन नदी की बात हो रही है, हर नंदी। मंदिर पक्ष ने कहा कि सर्वे से मस्जिद को कोई क्षति नहीं है। जिला जज के फैसले के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने दायर की है याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, आज भी सुने जाएंगे दोनों पक्ष। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईदगाह किसकी बात हो रही है, ज्ञान वापी मस्जिद की बात हो रही है। ये कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है बनारस की। और आप देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद है जो भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देखने को मिलता है। इसका निर्माण औरंगजेब ने 1900 कब औरंगजेब ने 1669 में एक पुराने शिव मंदिर को तोड़कर करवाया गया था, तो उसी की जांच पड़ताल हो रही है। और कोर्ट में भी आप देखते हैं कि ये मामला है। एयर होस्टेज गीतिका आत्महत्या मामले में गोपाल कांड और अरुणा चड्डा बरी हुए हैं। दोनों पर था आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। 5 अगस्त 2012 को एयर हॉस्टेस ने आप देखते हैं कि कर ली थी आत्महत्या। चलिए, तो 11 साल पुराना एक केस है। कोर्ट ने कहा है कि गीतिका की कॉल रिकॉर्ड की पूरी जांच नहीं की गई। 4 अगस्त 2012 को गीतिका की कॉल आई थी और एक कॉल उनकी मृत्यु से पहले की गई थी। उसकी जांच होने पर घटना के अहम तथ्य सामने आ सकते हैं। फांसी के बजाय मृत्युदंड के विकल्पों पर होगा विचार। अटॉर्नी जनरल ने केंद्र को इस पर विशेषज्ञ समिति बनाने को लिखा पत्र, और कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद शुक्रवार को इस मामले पर करेगा अगली सुनवाई। एक और आपको बता दूं, अब आप देखिए बहुत कम देशों में आप देखते हैं फांसी की सजा दी जाती है, और हमारे देश में भी आप देखिए गिनी चुनी फांसी की सजा होती है। भारत सहित 33 देशों में फांसी से मृत्युदंड भारत सहित 33 देशों में फांसी मृत्युदंड का एकमात्र तरीका है। फांसी के जरिए मृत्युदंड दिए जाने का विरोध करने वालों की दलील है कि फांसी पर लटकाए जाने वाले व्यक्ति को मृत घोषित करने में करीब पौन घंटा तक का समय लगता है, जबकि गोली मारकर या जहरीले इंजेक्शन बिजली करंट देने से यह प्रक्रिया 5 से 10 मिनट में पूरी हो जाती है। मृत्युदंड देने के मामले में 58 देश काफी सक्रिय माने जाते हैं, जबकि 97 देश इसके प्रावधान को समाप्त कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद आप देखते 124 के तहत इसकी स्थापना की गई 28 जनवरी 1950 में। सहकारी संस्थाओं में अब नहीं चलेगा परिवारवाद। ये सहकारिता क्षेत्र में जवाबदेही तय करने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए लोकसभा में मंगलवार को इससे जुड़े बहुराज्यीय सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 पारित हो गया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब सहकारी समितियों में परिवारवाद को खत्म किया जा रहा है। और एक बात बता दूं कि आप देखेंगे कि विधेयक का कहने का मतलब होता है राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव आता है तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं, और जैसे ही उस पर राष्ट्रपति और की सहमति मिलती है वो आपका कानून बन जाता है। ये आप देखिए, पाक गई अंजू बनी फातिमा, प्रेम में से किया निकाह। ये आप लोगों ने देखा है कि अभी भारतीय एक महिला आप देखते हैं कि पाकिस्तान चली गई, फेसबुक के जरिए मित्रता हुई और शादी करने। 14 घंटे ठप रही IRCTC की टिकट बुकिंग सेवा, लोग परेशान। तड़के 3 से शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर नहीं हुई टिकट बुकिंग। तत्काल टिकट लेने और रद्द कराने वालों को उठानी पड़ी ज़्यादा परेशानी। तो ये भी आप देखिए कई बार इस तरह की मोबाइल उसमें साइट में भी खराबी आ जाती है। टिकट बुक करते हैं ना यहाँ से, उसी की बात हो रही है। ये आपकी खबरें आप देखते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। बगैर अग्निशमन NOC के चल रहे हैं सभी कोचिंग सेंटर व अन्य संस्थान करें बंद, एक कोर्ट कह रहा है। अभी आपने देखा है कि एक कोचिंग में जो आग लगी थी वो बच्चों को किस तरह से नीचे उतरना पड़ा था, तो उन्हीं को लेकर आप देखते हैं कि कोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। ये आप देखिए ECA यानी कि पाठ्येतर गतिविधियां व स्पोर्ट्स की कैटेगरी भरने से पूर्व जांच लें सीट की उपलब्धता। दिल्ली विश्वविद्यालय ओर से वेबिनार का हुआ आयोजन। ECA में छात्र 3 कैटेगरी के लिए कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों संबंधी बिल राज्यसभा में पारित हुआ है। धनुवार किसान समेत 6 समुदाय ST सूची में शामिल हुए हैं अनुसूचित जनजाति में। राज्यसभा में विधेयक चर्चा के बाद आप देखिए ध्वनिमत से किया गया पारित। दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले बिल को कैबिनेट की मंजूरी। PM मोदी की अध्यक्षता में मंजूर बिल को मानसून सत्र में ही करेंगे पेश। ये आपने देखा है कि दिल्ली में जो अध्यादेश आया हुआ है, जो अधिकारियों की आप देखिए पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर है ना, पहले आप देखते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ये अधिकार दे दिए थे।
बाद में आप देखते हैं कि अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश लाया गया राष्ट्रपति के द्वारा, ये शक्तियां वापसी केंद्र को, और आप देखते हैं कि उपराज्यपाल होता है ना, उसके पास जा पहुंची हैं। तो वही सब बातें हो रही हैं। एफांग नॉन कोन्याक राष्ट्र की अध्यक्षता करने वाली पहली वाली नागालैंड से पहली महिला सांसद बनी है ये। आज़ादी के बाद एसटी और एससी को छोड़कर जातीय जनगणना नहीं हुई है। ये आप देखते हैं कि जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है ना। 1872 में आप देखिए लॉर्ड मेयो के समय में, फिर 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी। केंद्र संविधान को लागू नहीं करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आप देखेंगे, ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र व नागालैंड सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार संविधान को लागू नहीं करना चाहती। इस पूर्वोत्तर राज्य के निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने पर अमल नहीं होने पर केंद्र को कटघरे में खड़ा किया है। ये पीएम स्वनिधि योजना के लिए पथ विक्रेताओं का नया सर्वे करे राज्य। 15 राज्यों में वेडिंग सर्टिफिकेट और सिफारिश पत्र जारी करने में पाई गई असमानता, और सिटी वेंडिंग प्लान बनाने में भी पीछे है लगभग आधे राज्य। आप देखेंगे संसदीय समिति का सुझाव, कला संस्कृति का बजट बढ़ाए सरकार, ये कहा जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का ढांचा तैयार करेगा C-295 विमान, और 40 विमान भारत में ही बनेंगे। विमान में लगेगी भारत लगने वाली 50,000 कलपुर्जे भी भारत में ही बनेंगे। भारतीय वायुसेना के लिए स्पेन से संभवतः 13 से सितंबर को आएगा पहला विमान। करार के तहत 16 विमान स्पेन से आएंगे। एयरबस के साथ मिलकर भारत में विमान बनाएगा टाटा समूह। तो स्वदेशी भी बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की भी बात हो रही है। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, और राजनीति आप देखते हैं आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और यहाँ आप लोग भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखिएगा, एक संवैधानिक संस्था है, वही चुनाव करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आप देखते हैं अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं कि मणिपुर में जो जातीय हिंसा फैली, उसका असर आप देखिए कहाँ, मिजोरम में भी देखने को मिल रहा है। और म्यांमार के 718 नागरिक घुसे आप देखिए हिंसाग्रस्त क्षेत्र में। तो यहां भी आप देखेंगे ध्यान देना होगा। कोर्ट में आधार नहीं बना सकते हैं, सीआईसी का फैसला, यानी कि सूचना के अधिकार का। केंद्र ने कहा है कि पार्टियों को आईटीआई में लाने के लिए नहीं हो सकता है इसका उपयोग। सुप्रीम कोर्ट में 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एसजी ने दी दलील। केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार के कानून के दायरे में लाने के केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का इस्तेमाल शीर्ष अदालत से आदेश लेने के लिए नहीं किया जा सकता है। और सूचना का अधिकार आप लोग देखते हैं ना, जिसके तहत आप लोग सूचना ले लेते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है। 12 अक्टूबर 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उपयोग किया करिएगा सूचना के अधिकार का। कार्यकाल के पहले वर्ष में 16,000 लोगों से मिली राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू। ये आप देखिए सीबीआई ने रेलवे व एनएचएआई के 5 अधिकारियों को किया है गिरफ्तार। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, ये आप देखिए रिश्वत लेन देन के मामले में। बलिदानियों के किस्सों से गूंजा कारगिल, 559 दीपक रोशन हुए। कारगिल में शौर्यगाथा का बखान करेगी बलिदानियों के गांव की माटी। सेना के जवानों ने नागालैंड से कारगिल तक मोटरसाइकिल से की 3,700 किलोमीटर यात्रा। 5 प्रदेशों में 16 बलिदानियों के घर से लाए
52 राज्य देख लीजिए। 4875 की बलिदानी, ये आप देखते हैं उनके नाम है। ये आप देखिए मेजर संदीप कुमार, हवलदार मौलन पुन नागर, नायक हरि बहादुर गाले, सिपाही संजय गुरुंग, सिपाही हिम्मत सिंह, सिपाही जय सिंह नेगी, लांस नायक मोहन सिंह, सिपाही राजेश गुरुंग, नायक अरविंद सिंह, नायक आप देखिए आनंद सिंह, नायक रतन कुमार प्रधान, सिपाही कैलाश कुमार, लांस नायक शिवचरण प्रसाद, लांस नायक एस गैरनी थांग, सिपाही एनजी बेनिंग, वीर मोयन और नायक देवेंद्र सिंह। ये चंद्रयान 3 की 5वीं बार बदली गई कक्षा। यह आप देखते हैं कि जो चांद पर भेजा गया ना हमारा मिशन इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, उसी की बात हो रही है। यान में 3 मॉड्यूल हैं। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ सैप पेलोड है। यह चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेगा। और लैंडर में चांद की सतह वातावरण के अध्ययन के लिए 3 पेलोड हैं। इसके साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का भी 1 पेलोड है। रोवर में 2 पेलोड हैं और जो लैंडिंग साइट के आसपास का अध्ययन करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर से लैंडर रोवर को छोड़ देगा। इसके बाद लैंडर अपने साथ रोवर को लेकर चांद की सतह पर लैंड करेगा और वहां रोवर उससे अलग हो जाएगा। इस सीमी पर प्रतिबंध के खिलाफ तत्काल सुनवाई नहीं करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ये आप देखिए जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसी के तहत ये आप देखते हैं कि इस पर प्रतिबंध है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में हुआ सुनियोजित भ्रष्टाचार। ये हाईकोर्ट पश्चिम बंगाल में जो आप देखते हैं हुआ है। कोनो के जंगल से मादा चीता निर्वाह हुई लापता। ये आप देखते हैं कि जो नेशनल आपका कूनो नेशनल पार्क है ना मध्य प्रदेश में, वहां आप देखते हैं कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो लाए गए थे उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल्स, इसे भी आप लोग देख लिया करिएगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में एक सामान्य जानकारी भी आपको यहां से मिलती है। विकराल समस्या बनता लचर शहरी ढांचा। ये मानसून के दौरान हर साल हमारे शहरों में अव्यवस्था की कहानी बहुत आम हो गई है। यह बात नीति नियंताओं को पता नहीं है, अब किस भाषा में समझनी होगी, क्योंकि अतीत से कोई सीख या सबक लिया ही नहीं जा रहा है। और इसी कारण हमारे शहर जरा सी बारिश में पानी से लबालब हो जाते हैं और उनमें जल जमाव, ट्रैफिक जाम, सड़कों का धंस जाना, करंट दौड़ जाने से लेकर जान माल की भारी क्षति होती है। विडंबना ऐसी है कि ऐसी घटना इतनी आम हो गई है कि हमें आक्रोशित अवश्य करती हैं, लेकिन किंतु आश्चर्यचकित नहीं। लचर बुनियादी ढांचे और जर्जर स्थानीय निकायों की समस्या बहुत विकराल हो चुकी है। इनकी निंदा को लेकर एक पत्रकार के रूप में हमारे समक्ष एक चुनौती यह भी उत्पन्न हो गई है कि ऐसी आलोचनाओं की अभिव्यक्ति में नयापन कैसे लाएं। इस साल भी मानसून को लेकर हमारा अनुभव पिछले वर्ष से अलग नहीं रहा। हमारे शहरों की भयावह स्थिति और मानसून से निपटने की प्रशासन की तैयारी ने समान रूप से निराश किया है। अपने स्पष्टीकरण में प्रशासन ने अप्रत्याशित एवं एक मुश्त वर्षा जैसे कारण गिनाए और इन बहानों से अवश्य ही बाज आना चाहिए। अप्रत्याशित शब्द तो इतने अतिशय रूप से उपयोग होने लगा है कि अपना अर्थ खोता जा रहा है। हर साल रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसे व्यापक अराजकता के बचाव से अधिक सांख्यिकीय आंकड़ेबाजी के रूप में देखना चाहिए। जहां तक एक मुश्त बारिश की बात है तो यह निष्कर्ष निकालने के लिए आपको कोई जलवायु विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं कि वैश्विक तापवृद्धि के कारण समय के साथ प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं की आवृत्ति बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में लोग इससे भली भांति परिचित हैं कि उन्हें भीषण ठंड, झुलसाने वाली गर्मी और अतिवृष्टि जैसी स्थितियों के लिए स्वयं को तैयार रखना होगा। सवाल यह है कि हमारी जिम्मेदारी संस्थाएं इसके लिए कितनी तैयार हैं। हमारी जिम्मेदार संस्थाएं अखिल भारतीय शहर पर कुछ ही घंटों की बारिश में क्यों अव्यवस्था से कराहने लगते हैं, इसकी पड़ताल करें तो पाएंगे कि काल वह ड्रेनेज के साथ ही अपर्याप्त सीवेज नेटवर्क इसका सबसे प्रमुख कारण है। अधिकांश शहरों में बरसाती नाले
नालियां सैकड़ों बरस पुराने हैं। उन्हें अंग्रेजों ने तब बनाया था जब आज़ादी मौजूदा स्तर से बहुत कम थी आबादी। और इससे भी बदतर है कि इन नालियों में बहने वाली सामग्री और इसमें केवल वर्षा का पानी ही नहीं आप देखें बल्कि अशोधित सीवरेज, हर किस्म का कचरा कचरा और आप देखिए औद्योगिक अपशिष्ट भी बहता है। और अधिकांश भारतीय शहरों के आधे से भी कम हिस्से में सीवेज कवरेज है। आधे से अधिक घर सीवेज शोधन संयंत्रों से नहीं जुड़े हैं और शहरों के एक बड़े हिस्से में सीवेज लाइन नहीं है। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट के शोधन में लगे संयंत्र स्तरीय नहीं है। इस अशोधित सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट को नालियों या फिर आप देखिए डेंस में बहा दिया जाता है, जिस कारण आप देखिए ये अट जाती हैं और फिर जरा सी बारिश में अनियंत्रित होकर बहने लगती हैं। हमारा लक्ष्य रहा है कि इन नालियों को सीधे हमारी पवित्र नदियों में गिरने से पहले शोधन संयंत्रों के साथ जोड़ दिया जाए। और जहां यह कार्य अभी भी अपूर्ण है, वहीं हमें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या यह प्रयास अपने आप में पर्याप्त हैं। क्या हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि कचरे से भरी नालियां हमारे शहरों में कई किलोमीटर लंबा विस्तार लेकर बहती रहें और वे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, भूजल को दूषित करती हैं और खेती को हानिकारक बनाती हैं। और नियमित अंतराल पर दुर्घटनाओं के कारण इनमें गिरने से लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है। इन परिस्थितियों में खुले में शौच से मुक्ति का हमारा दावा भी बेईमानी लगता है। इसका समाधान खासा सरल लेकिन स्पष्ट रूप से गायब है। आखिर प्रत्येक घर और प्रतिष्ठान में एक भूमिगत पाइप कनेक्शन सुनिश्चित कर उसे शोधन संयंत्र के साथ जोड़ना कितना कठिन है। केवल शोधित सीवरेज ही नालियों में बहे और इन नालियों को ढक दिया जाए ताकि वे किसी बड़े कूड़ेदान की मानिंद बनकर ना रह जाएं। और इन नालियों को ढकने से इनके ऊपर बनने वाले ढांचे का विभिन्न उत्पादक रूपों में उपयोग कर लाभ भी उठाया जा सकता है। अपने नागरिकों को स्वास्थ्य के अनुकूल जीवन स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बना सकती है। हमें ड्रेनेज नेटवर्क का विस्तार करने के साथ ही उसे अतिक्रमण से मुक्त रखने की आवश्यकता है। और हम पर्याप्त वर्षा जल संरक्षण के लक्ष्य से भी अभी काफी दूर हैं। और इससे न केवल जलभराव से बचाव में मदद मिलेगी बल्कि अतिरिक्त पानी इकट्ठा होकर भूजल स्तर को बढ़ाने में भी सहायक होगा। प्रबंधन का एक आधारभूत सिद्धांत है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि एकीकृत कमांड, जिसका पालन नहीं किया जाता है। ड्रेनेज और सीवेज नेटवर्क का संचालन एवं रखरखाव विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के बीच फैला है और नगर निगम, विकास प्राधिकरण, सिंचाई विभाग, जल विभाग और कैंटोनमेंट बोर्ड आदि की अपनी भूमिका होती है। विडंबना यह है कि जिम्मेदारी सभी की है किंतु जवाबदेही किसी की नहीं है। ऐसे में इन संबंधित संगठनों के बीच एक अनुक्रम स्थापित कर उन्हें उसी अनुरूप जवाबदेही बनाना उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होगा। और स्मार्ट सिटी की तो बात रहने ही दीजिए, हमें रहने योग्य शहर मिल जाएं तो वही काफ़ी है। शहरों को रहने योग्य बनाने की राह में आने वाली भारी कठिनाइयों से निपटने के लिए हमें सीवर और ड्रेन्स का प्रभावी उपाय करना ही होगा। यह स्पष्ट है कि हमारे देश में नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता हमारी आर्थिक प्रगति, डिजिटल क्रांति और बुनियादी ढांचे की वृद्धि से मेल नहीं खाती है। अपनी अर्थव्यवस्था के आकार के अनुपात में हम स्वच्छता के मानकों पर अपनी क्षमताओं में से बहुत पीछे हैं। ऐसे में नागरिकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन नागरिक परिस्थितियों को बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन स्वीकार करना कतई नहीं। ये तरुण गुप्त के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। विकल्प की राजनीति का विवेचन। क्या कोई यह कह सकने का साहस कर सकता है कि INDIA समान विचार वाले दलों का गठजोड़ है? ये आप देखिए गठबंधन की बात हो रही, 26 दलों का आप देखते हैं बेंगलुरु में, जो आप लोगों ने देखा है। तो मुझे लगता है कई बार हम लोग बात कर चुके हैं गठबंधन पर। आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। यहां आप देखिए, और राजनीति में देखिए कोई विचारधारा मुझे नहीं होती है। आप देखिए महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो ये कौन सी विचारधारा की बात होती है? आत्मसंयम। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उसकी कड़ी परीक्षा होती है और आत्मसंयम की शक्ति जीवन में ऐसी बड़ी बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सक्षम होती है। चलिए, ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। विपक्ष की प्राथमिकता, यानी कि वही गठबंधन की बातें हो रही हैं। प्रधानमंत्री साहब उस पर आप देखते हैं कि क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। सेब पर विवाद, सेब खरीद पर चल रहे विवाद का सर्वमान्य हल निकालने का प्रयास होना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है। हर साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। हर साल सेब सीजन के दौरान कोई ना कोई विवाद आता है, कभी कार्टन को लेकर, तो इस बार सेब की खरीद को लेकर विवाद चल रहा है। जलवायु परिवर्तन पर जिम्मेदार बने राष्ट्र। नेचर सस्टेनेबिलिटी नामक पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के मुताबिक अगर विकसित देशों द्वारा वातावरण में अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन के लिए विकासशील देशों को मुआवजा देना पड़े तो 2050 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को 1.19 लाख रुपए वार्षिक मुआवजा मिलना चाहिए। जलवायु परिवर्तन में विकसित देशों की जिम्मेदारी तय करती यह रिपोर्ट कार्बन उत्सर्जन की कटौती आह्वान भी करती है। और अध्ययन में कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन में अग्रणी कुछ विकसित राष्ट्रों के आर्थिक लालच की कीमत विकासशील एवं अविकसित देशों को चुकानी पड़ती है। और इस संबंध में एक सामान्य तर्क इस रूप में दिया जाता है कि विकसित देशों को लगभग 200 वर्षों से अधिक समय से हो रहे औद्योगिक विकास से अधिक लाभ हुआ है और इसलिए उन्हें अविकसित एवं विकासशील देशों को उदारतापूर्वक भुगतान करना चाहिए। दरअसल 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति का जलवायु परिवर्तन पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। कोयला और तेल सहित जीवाश्म ईंधन जलाने और मानवीय गतिविधियों ने वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता में वृद्धि की है। पेरिस जलवायु समझौते के जरिए ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। और साथ ही कहा गया कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2030 तक 43% तक की कमी लाना होगी और 2050 तक इसे शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक लाना होगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित कॉप 27 जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान और क्षति के खिलाफ मुआवजे को अपने अंतिम एजेंडे में शामिल किया गया था। अध्ययन में कहा गया कि कार्बन उत्सर्जन में अग्रणी शीर्ष 5 देश अमेरिका, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन और जापान कुल जलवायु मुआवजे के 2/3 हिस्से के भुगतान के लिए जवाबदेह होंगे। बेशक कार्बन उत्सर्जन में कुछ राष्ट्रों की हिस्सेदारी अधिक है, लेकिन इसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया पेरिस के लक्ष्यों से अभी भी बहुत पीछे है। इस बीच यूरोपीय संघ ने 2026 से सीमेंट और स्टील जैसे अत्यधिक सघन कार्बन उत्पादन पर कर लगाने का सराहनीय फैसला किया है। वहीं अमेरिका, जापान और कनाडा जैसे देशों ने इंडोनेशिया को कोयले से मुक्ति दिलाने के लिए $20 अरब देने का वादा किया है। कार्बन उत्सर्जन के प्रति सभी देशों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, तभी इस धरा को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहाँ भी आप लोगों को कॉलम देखने को मिलते हैं, इन्हें भी देख सकते हैं। भारत के करीब आता श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति नारायण विक्रमसिंघे की भारत यात्रा दोनों देशों के 75 वर्षों के द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर है। श्रीलंका के प्रति भारत का दृष्टिकोण आपसी विकास और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीन का एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करता है। दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक समृद्धि, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर जुड़ाव, आपसी सहयोग आवश्यक होगा। और आप देखते हैं जब श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा था उस समय भी हम लोगों ने इसकी मदद की थी। हमारा पड़ोसी है पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को भारत और श्रीलंका के बीच ही देखने को मिलती है। नेताजी की तबीयत खरी खरी तंज कसा जाता है एक तरह से। इंडिया गठबंधन पर आप बनाम कांग्रेस। ये पंजाब में आप देखते हैं आमने सामने है दोनों, कांग्रेस और कौन, आम आदमी पार्टी। इनका गठबंधन होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हो गया तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ये भी याद रखें। दुर्लभ खनिजों से मिली ऊर्जा सुरक्षा है। हाल में भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जागत परिवर्तन को लेकर 2 प्रमुख कदम उठाए गए। पहला, भारत इकलौता विकासशील देश है जो अमेरिका नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा भागीदारी का 14वां सदस्य बना है। दूसरा, केंद्रीय खनन मंत्रालय ने अति महत्वपूर्ण यानी कि दुर्लभ 30 खनिजों की पहली सूची जारी की है। 3 महीने बाद रेगुलर स्क्रूटनी नोटिस नहीं, आयकर विभाग ने करदाताओं को भेजे जाने वाले नियमित मूल्यांकन से जुड़े नोटिस की अवधि घटाई है। और देश में दूध और दुग्ध उत्पादों की कोई कमी नहीं है, रूपाला कह रही हैं। आवश्यक खाद्य पदार्थों की मांग और आपूर्ति पर नजर है। 2060 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत, ये ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करन विलीमोरिया ने कहा है। टाटा मोटर्स को 3,300 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। फॉक्सकॉन और वेदांत प्रस्ताव का इंतजार है, चंद्रशेखर कह रहे हैं, आईटी मंत्री हमारे। कैंट ने पेश की पंखों की नई सीरीज कूल प्राइमा, ये जल्द ही खरीद सकेंगे इंडिया साइज वाले परिधान। ये 2023 में आप देखिए 6.1% की दर से बढ़ेगी भारत की आर्थिकी की। ये कौन कह रहा है? IMF कह रहा है।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, और इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को रोकना और उनसे उबरने में सहायता करना इसका काम है। ठीक है। एक ही दिन में निपटान से बढ़ेगा भरोसा। चीन, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, थाईलैंड जैसे देशों में ट्रेडिंग के दूसरे दिन सेटलमेंट की व्यवस्था। तत्काल सेटलमेंट से निवेशकों को तेजी से शेयरों की खरीद और बिक्री करने का मिलेगा लाभ। अच्छी है। औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण मानकों में होगा बदलाव। सीबी ने, आप देखते हैं कि ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ड्राफ्ट तैयार कर मांगे सुझाव व आपत्तियों के लिए अंतिम 31 अगस्त तय की गई है। पर्यावरण सुधार में जुटी इकाइयों की बदलती शैली, रेड शैली के उद्योग आ सकते हैं ऑरेंज व ग्रीन शैली में। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में प्रीति चंदा की जमानत का विरोध किया है। ये भी आप देखिए यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा की पत्नी है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। चीन को भारत ने फिर कहा पहली सीमा संकट का पूर्ण हो समाधान। ये दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग सी या से आप देखते हैं बैठक हुई है, से वार्ता हुई है ना। चीन के विदेश मंत्री आप देखिए बर्खास्त हुए थे। ये भी आपको ईरान के भाषणों के प्रसारण पर रोक मामले में कोर्ट ने PEMRA के पास जाने को कहा है। पाकिस्तान के पूर्व PM की याचिका पर लाहौर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। मीडिया पर इमरान के भाषणों और फोटो प्रसारित करने पर रोक। ये आप देखते हैं इमरान खान के बुरे दिन चल रहे हैं। बुद्ध मंदिर में आग, चीन के ग्यासू प्रांत में आप देखेंगे। बेटिन भारत युवा पेशेवर योजना के तहत दूसरी आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। रूस ने कीव पर ईरानी शहीद ड्रोन से फिर किया हमला। रूस यूक्रेन के बीच चल रहा है। ये आप देखिए डेनमार्क में मिस्र बाद तुर्की की दूतावासों के सामने जलाई गई कुरान। इजराइल में न्यायिक सुधार विधेयक पास होने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। डॉक्टरों ने की 24 घंटे की हड़ताल। अमेरिका ने कानून को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। इस विधेयक में से न केवल इजरायली समाज बटा है बल्कि इसके मित्र अमेरिका ने भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये पाकिस्तान के गृह मंत्री सनाउल्लाह नौकरशाह को धमकाने के आरोप में बरी हुए हैं। चलिए इनका भी आप देखते हैं क्या चल रहा है। ये आपका खेल का क्षेत्र है। आईसीसी ने हरमनप्रीत को 2 मैचों के लिए निलंबित किया है। बांग्लादेश के विरुद्ध तीसरे वनडे में अभद्र व्यवहार के कारण आप देखिए हुई है कार्रवाई। फिलीपींस को मिली जीत। ये आप देखिए फिलीपींस ने फीफा महिला विश्व कप में ग्रुप ए के मैच में उलटफेर करते हुए सह मेजबान न्यूजीलैंड को 1-0 से हराया। एक खेल मंत्रालय ने दी भारतीय हैंडबॉल संघ को मान्यता। आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय की बराबरी की है। युवा तैराक हैं ये सात्विक चिराग की जोड़ी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा करिएगा। इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। यहाँ भी आप देखते हैं कि जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। भारत ने लॉन्च की
की अपनी पहली परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी। 2009 में आज ही भारत ने अपनी पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत को लॉन्च किया। 85 मेगावाट क्षमता के परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित पनडुब्बी की लागत 2.9 अरब डॉलर थी, वजन 6000 टन, और 2022 में इससे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया गया था। मूसलाधार बारिश की वजह से मुंबई में दिखी अपनी सबसे भीषण बाढ़। 2005 में आज ही 900 मिलीमीटर से अधिक बारिश से मुंबई की सड़कों को नदियों में बदल दिया था। इसके परिणाम स्वरूप आई बाढ़ में हजारों से अधिक लोग मारे गए और पूरा शहर ठप हो गया था। 3 दिनों तक आप देखिए पानी में डूबी आधी मुंबई देश से कटी रही। इससे 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। संविधान के निर्माण में मालती चौधरी ने दिया था अहम योगदान। मालती चौधरी का जन्म 1904 में आज ही के दिन पटना में हुआ था। शुरू से गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रेरित मालती ने 1930 में उड़ीसा में गांव-गांव घूमकर सैकड़ों महिलाओं को नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 3 वर्ष के लिए जेल गई। 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में संविधान का मसौदा तैयार करने में भूमिका निभाई। गरीबों आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कई शिक्षण संस्थानों का भी निर्माण किया। यह आप देखते हैं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर पहुंची पर्वतारोही। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान की काराकोरम रेंज में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 के कान कार्डिया कैंप में ठहरे पर्वतारोही यहाँ इस वर्ष बड़ी संख्या में आप देखें। ये हमारा है, याद रखिएगा, हमारी है। अस्थमा के रोगी बर्गर और चिप्स खाने में रहें सावधान, और खान पान की आदतों में सुधार कर रोगों को रखा जा सकता है नियंत्रण। ये अस्थमा श्वसन तंत्र में सूजन वाला एक रोग है। जब कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट चीज यथा वायरस, धूल या कोई संवेदनशील प्रतिक्रिया करने कारकों के संपर्क में आता है तो सांस लेने के क्रम में उसके प्रभाव से फेफड़ों में सूजन पैदा हो जाती है। अब खाद्य सुरक्षा से बच्चों में बढ़ सकता है मानसिक समस्याएं। अब पैदा ही नहीं होंगे नर चूजे, विकसित की जीन तकनीक। और जागरण फिल्म फेस्टिवल में होगा बहुप्रतीक्षित फिल्मों का विश्व और एशिया प्रीमियर। 3 अगस्त से दिल्ली की सीरी फोर्ट सभागार में शुरू हो रहा है जागरण फिल्म फेस्टिवल। रेस्टोरेंट में खाने के साथ सोने की भी व्यवस्था है। देख लीजिए इधर उधर की, ये अम्मान की बात हो रही, जॉर्डन की। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग घूमते रहिए, क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए और मेहनत करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आपका कोई भी सवाल है, सुझाव है मेरे लिए तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है।